Hello everyone, welcome to Amar's English classes. Today we are going to start grammar section, and from grammar I am taking the first chapter as sentence. So without further delay, let's get started. So sentence, as you all know, sentence means vakya. So sentence is a group of words which makes complete sense. So first we'll see the meaning of sentence. A sentence is a group of words which makes complete sense. So group of word, main thing is that it is a group of words and which makes complete sense. Now these two things are very vital, that group of words as well as which makes complete sense. दोनों बातें होनी चाहिए, शब्दों का समूह साथ में उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए. एग्जाम्पल देखते हैं. लता सिंग्स ए सॉन्ग. लता यहां सब्जेक्ट हुआ, सिंग्स ये वर्ब हुई और ए सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट हो गया. मतलब लता एक गीत गाती है. तो ये वाक्य पूर्ण है अपने आप में. इनिशियली भी देखें तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, अंत में यहाँ स्टॉप है और SVO जो कि इंग्लिश सेंटेंस राइटिंग का या इंग्लिश की संरचना जो होती है वो SVO के फॉर्मेट में होती है, यानी सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट विल सी मोना इज ए स्टूडेंट. तो यहाँ पर भी मोना सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट हुआ. तो ये भी पूर्ण सेंटेंस है. द स्काई इज ब्लू, यानी यहाँ पर द स्काई इज द सब्जेक्ट, इज गोइंग टू बी द हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट. So subject verb object. I am a teacher. In this I is the subject, am यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है और ए टीचर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया. लास्ट वाले सेंटेंस में देखें तो शी राइट्स ए लेटर. तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट को फॉलो करता है. अब एक बात सोचनी है स्टूडेंट्स कि जनरली सेंटेंस बिल्डिंग जो है इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न पे होती है. इन हिंदी इफ वी से it is just opposite. So in English we follow this pattern and in Hindi the format is like this: subject, object and verb. जैसे आप इसकी हिंदी देखें, लता सिंग्स ए सॉन्ग, तो अगर हिंदी में इसको हम लिखना चाहें तो ये कैसा लिखा जाएगा? लता एक गीत गाती है, यानी सब्जेक्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में वर्ब होता है. तो ये पैटर्न हमें ध्यान रखना है. दिस इज द पैटर्न विच वी हैव टू फॉलो इन इंग्लिश एंड दिस इज द पैटर्न विच वी आर फॉलोइंग इन हिंदी. तो ये हिंदी लैंग्वेज का पैटर्न है, तो इसको हमें समझने के लिए ध्यान में रखना है हिंदी का पैटर्न. लेकिन यहाँ इंग्लिश के पैटर्न पे हम चलते हैं इंग्लिश ग्रामर में. तो देखिए ये सारे वाक्य अपने आप में पूर्ण हैं. जैसा कि सेंटेंस की अगर हम कंडीशन की बात करें तो ए सेंटेंस शुड स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर एंड ईच एंड एवरी प्रॉपर नाउन wherever it is placed its initial letter should be capital. There should be a full stop at the end of the sentence. subject verb object की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए. तो इन सभी शर्तों पर ये पांचों के पांचों वाक्य जो है ये पूर्ण होते हैं. तो ये सभी सेंटेंस हैं, इनमें और किसी अतिरिक्त शब्द की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेंटेंस के यूनिट्स पर हम बात करते हैं कि सेंटेंस के यूनिट्स कितने होते हैं. तो सेंटेंस के यूनिट्स की अगर हम बात करें तो सेंटेंस के यूनिट्स होते हैं 3. कौन कौन से? पहला होता है वर्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं. पहला होता है वर्ड और इसका अर्थ क्या हुआ? वर्ड यानी शब्द, शब्द से ही वाक्य बनता है. तो शब्द की परिभाषा क्या है? ए वर्ड इज an arrangement of some letters which has its own meaning. यानी एक वर्ड जो है वो एक अरेंजमेंट है कुछ अक्षरों का, some letters, alphabets, which has its own meaning, जिसका अपना एक अर्थ होता है. जैसे आप देखें एजुकेशन, बुक, knowledge, school, and numbers of words are there which have their meaning. Okay, so this is the first unit of a sentence. सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें तो वो होता है फ्रेज. अब देखिए एक वाक्य जो पूर्ण अर्थ दे दे, यानी कि एक शब्दों का समूह जो कंप्लीट सेंस देता है, वो होता है सेंटेंस. और यहां हम जानेंगे फ्रेज के बारे में. फ्रेज क्या है? ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. एक्सप्रेसिंग ए फ्रैक्शन. नाउ फ्रैक्शन मीन्स सम, और वी कैन से ए पार्ट, नॉट इनकम्प्लीट. कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट हम कहेंगे, यानी कि एक पार्ट
वो उसका मतलब जो वर्ड सेंटेंस है उसका एक पार्ट का यानी एक फ्रैक्शन, एक पार्ट के रूप में उसका मीनिंग कन्वे करता है। जैसे हम देखते हैं, ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग ए फ्रैक्शन ऑफ द कंप्लीट मीनिंग, यानी पूर्ण अर्थ का कुछ हमें पता चलता है, यानी कंप्लीट नहीं। जैसे आप उदाहरण के रूप में देखें, इन द क्लास, यदि मैं कहता हूं इन द क्लास, तो इन द क्लास यानी कक्षा में। अब कक्षा में क्या है इस बारे में कुछ हमें पता नहीं चला। मैंने कहा, आपने सुना, लेकिन आपको ये बात क्लियर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसको मैंने पूर्ण नहीं किया है। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी है वो कक्षा में है। अब इस सेंटेंस को, अगर इस फ्रेज को मैं किसी वाक्य के साथ यदि लिख दूं, जैसे मान लो देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वहां पर इन द क्लास का सेंस समझ में आया कि कक्षा के अंदर क्या है, 10 स्टूडेंट्स हैं। तो उसी प्रकार आप देखिए, बाय द डिंट ऑफ, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स बाय द डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क। अब देखिए, बाय द डिंट ऑफ ये भी क्या हुआ, एक फ्रेज। मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ मीन्स बना हुआ। वी कैन से दिस वेसल इज मेड अप ऑफ स्टील, यानी कि कोई पात्र है जो स्टील से बना हुआ है। तो मेड अप ऑफ, यहां पर ये क्या हुआ, एक फ्रेज हुआ। इसी प्रकार द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, किताब जो है वो टेबल पर पड़ी हुई है। तो ये सभी जो हैं अपने मीनिंग को कन्वे तो कर पाते हैं, लेकिन इन्हें पूर्ण रूप, पूर्ण अर्थ ये नहीं देते हैं, यानी कि ये इनकम्प्लीट सेंस देते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। तो अभी हमने 2 यूनिट कर लिए, कौन कौन से, वर्ड और फ्रेज। अब चलते हैं तीसरे यूनिट की ओर। तीसरा यूनिट जो है वो होता है क्लोज। अब देखिए, क्लोज वैसे तो इनको हम डेप्थ में पढ़ेंगे हमने अपने आने वाले एपिसोड्स में। अभी फिलहाल के लिए हम इनको जान रहे हैं एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये यूनिट के रूप में किस प्रकार से इनमें और एक वाक्य में क्या भिन्नताएं होती हैं। तो देखिए, क्लोज की जो परिभाषा है वो है, ए क्लोज एक्सप्रेसेस पार्शियल, नाउ दिस पार्शियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ऑफ विच इट इज ए पार्ट। अब देखिए, पार्शियल मीनिंग से अर्थ है कि एक हिस्से का, यानी कि एक पूरे वाक्य को यदि हम देखते हैं तो उसमें हम जनरली उस मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाते हैं सीधे रूप से। अब यदि क्लोज की हम बात करें तो क्लोज में क्या होते हैं, कम से कम 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे एक मेन क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। एक तो मेन क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज। तो ये जहां भी प्रयुक्त होता है, इट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। तो मुख्य बात देखिए, जैसे अभी हमने देखा था फ्रेज के अंदर में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इस कारण से ये सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन इसमें नहीं बन पाती और ये अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो क्लोज के अंदर में, जैसे उदाहरण को अगर हम समझें तो इसमें देखिए, इट इज नोन व्हाई द कलेक्टर विजिटेड द सिटी। मतलब इस अर्थ को यदि, इस वाक्य को यदि आप देखते हैं तो इट इज नोन, एक बात, यानी कि ये प्रिंसिपल क्लोज हुआ, व्हाई द कलेक्टर विजिटेड द सिटी, यानी कि यह बात तो जानते हैं कि कलेक्टर महोदय क्यों शहर में आए थे। तो अब देखिए, इतना यदि कहा जाए इट इज नोन, तो शायद ये अपने अर्थ को कंप्लीट भी करता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लोज भी हम इसे कह सकते हैं या प्रिंसिपल क्लोज है। इट इज क्लियर बाय इट्स, इतना यदि हम समझे तो इट इज नोन, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं व्हाई द कलेक्टर विजिटेड द सिटी, तो शायद ये एक प्रश्न के रूप में हो जाता है, लेकिन यहां पर ये एक वाक्य का हिस्सा है, यानी कि ये एक क्लोज के रूप में दिया हुआ है। तो यहां अगर इस पार्ट को हम देखें तो ये बात जब तक इसके साथ कनेक्ट नहीं होती है तब तक ये पूर्ण नहीं होती है। तो ये क्या कहलाएगी, डिपेंडेंट क्लॉज, यानी ये बात इस पर निर्भर करती है और इसको पूर्ण रूप से जब पढ़ा जाए तभी ये अपना अर्थ कन्वे कर पाती है। ऑल द वे इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने वर्ब के बेसिस पे अपने मीनिंग को कन्वे कर पाता है। हालांकि इस वाले में भी वर्ब है, लेकिन इस डिपेंडेंट क्लॉज का जो मीनिंग है वो इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होने के बाद ही क्लियर होता है। दूसरा उदाहरण देखें, राम वर्कड हार्ड। तो इसमें भी आप समझ लीजिए, यहां तक राम ने मेहनत की थी, एंड गॉट गुड मार्क्स। तो अब देखिए, एंड गॉट गुड मार्क्स, अगर इतना कहा जाता है कि एंड गॉट गुड मार्क्स, तो किसने अच्छे अंक हासिल किए, शायद एंड गॉट गुड मार्क्स से वो बात क्लियर नहीं होती है। लेकिन राम वर्कड हार्ड, दिस इज द मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज को मोर, मतलब इसको अपने पार्ट में तो हम समझ सकते हैं कि राम वर्कड हार्ड, ये बात तो क्लियर हो जाती है कि राम ने मेहनत की थी। लेकिन एंड गॉट गुड मार्क्स यदि कहा जाए तो वो अपने अर्थ को कब कंप्लीट करेगा, जब वो इस मुख्य क्रिया पर, यानी कि मुख्य क्लॉज पर वो डिपेंडेंट होगा। तो आई होप दैट ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। आने वाले एपिसोड्स में हम इनको डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। इससे आगे देखते हैं इसके पार्ट्स पर, यानी कि वाक्य के जो पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो पार्ट्स की बात करें तो ये बड़ा आसान सा है। देखिए, एक सेंटेंस में जिस प्रकार से एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट्स जो होते हैं जनरली सभी जानते हैं, आप जानते हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है किसी भी वाक्य के अंदर में,
और सब्जेक्ट को जनरली ग्रामेटिकल जो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में एस स्टैंड्स फॉर द सब्जेक्ट, तो यही मैंने एस यहाँ पे डिनोट किया है इसको। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? द पर्सन और थिंग टॉक्ड अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि हम जिस भी वाक्य में जिसको भी कर्ता के रूप में लेते हैं, ये वह कोई व्यक्ति हो सकता है या वह कोई वस्तु हो सकती है जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो उस को हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसी प्रकार देखिए प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट को पी से हम डिनोट कर रहे हैं, वॉट एवर इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी कि जो भी उस पर्सन के बारे में कहा जाएगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। ठीक है, जैसे इस सब्जेक्ट, इस पर्सन या थिंग के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा, वॉट एवर इज सेड अबाउट दैट पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्रेडिकेट। एग्जाम्पल देखते हैं, राम सिंह से सॉन्ग। तो यहाँ पर बात आती है कि कौन गीत गा रहा है? राम। तो राम यहाँ पे क्या हो गया? राम इज सब्जेक्ट। और सिंग से सॉन्ग, यहाँ पर ये क्या हो गया? राम ने क्या किया है? गीत गाया है, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। इसी प्रकार सीता प्लेज चेस, तो सीता यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट, और प्लेज चेस ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। इसी प्रकार दिस हाउस, अब देखिए ये कोई पर्सन नहीं है, लेकिन ये क्या है? एक के रूप में, एक थिंग के रूप में हम मान सकते हैं घर को। तो यहाँ पर दिस हाउस इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट एंड इज माइन इज द प्रेडिकेट। तो शायद ये मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम बढ़ेंगे और आगे हम जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। नाउ द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो फर्स्ट वन इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? A sentence which makes assertion or statements, it can be both positive as well as negative। मतलब assertive sentence वो होते हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई assertion या कोई डिक्लेरेशन किया गया हो। assertion से तात्पर्य है किसी प्रकार से कोई सूचना, इंफॉर्मेशन, या किसी प्रकार की कोई डिक्लेरेशन। जैसे आप इन वाक्यों को देखें तो आप समझेंगे। देखिए, आई एम ए टीचर, ठीक है, मैं एक शिक्षक हूँ, तो इट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी the person whomsoever is asking, so I am a teacher, and it's a affirmative sentence। ये एक positive sentence है। He does not eat burger, he does not states it's a negative sentence। इसमें जो भी वक्ता है, सब्जेक्ट का मानना है कि वह बर्गर नहीं खाता है, तो इट्स अ नेगेटिव। तो दोनों ही नेचर हो सकते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो एजर्शन और डिक्लेरेशंस वाले सेंटेंसेस को हम एजर्टिव या डिक्लेरेटिव कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये बहुत इजी है। देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाए या फिर किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन रेज हो। जैसे ए सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस ए क्वेश्चन, सो क्वेश्चन इज वेरी वाइटल, इट ऑलवेज एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का होना भी बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वन मोर थिंग, दैट दीज क्वेश्चंस कैन स्टार्ट आइदर विद WH word, okay, or we may use helping verb, okay। तो प्रश्नवाचक या तो WH वर्ड से बन सकते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से बन सकते हैं। तो देखिए, वेयर डू यू लिव, आर यू हैप्पी, तो ये दोनों ही वाक्य, जैसे तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये WH वर्ड से एक प्रश्नवाचक बना। और आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब हुआ जिससे कि ये प्रश्नवाचक बना। नेक्स्ट इज इंपीरेटिव। इंपीरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंपीरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी प्रकार का निवेदन हो, किसी प्रकार की सलाह हो, किसी प्रकार का सुझाव हो, किसी प्रकार का ऑर्डर हो। तो ये जो चीजें हैं ये इस इंपीरेटिव वाक्य के अंतर्गत आती हैं। इंपीरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस ए रिक्वेस्ट, ये किसी प्रकार का निवेदन, किसी प्रकार की सलाह, किसी प्रकार का आदेश, किसी प्रकार का सुझाव, है ना, किसी प्रकार के निर्देश या कमांड जो होते हैं उनको हम इसमें लेते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, स्टैंड अप। तो मेनी occasions students, you are familiar with this word stand up, you know, you're causing any mischief in the class and the teacher may have said stand up in that way, so it's a order by the speaker whomsoever is saying, then please help me, प्लीज कृपया मेरी मदद करो। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? एक रिक्वेस्ट हुई। और इसी प्रकार ओबे योर पेरेंट्स, ओबे का अर्थ क्या होता है? आज्ञा पालन करना। तो अपने माता पिता की आज्ञा का हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। ओबे योर पेरेंट्स, इट्स अ एडवाइस, ओके। We'll move on further. The fourth type of sentence, that is exclamatory sentences. Exclamatory sentences में मेन बात होती है कि इनमें किसी प्रकार से कोई exclamation होता है। जैसे these are the sudden strong feelings. Let's see the definition. A sentence which expresses a sudden strong feeling of joy, खुशी, sorrow, दुख, wonder, हैरानी या anger
किसी बात का गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट वन, हुर्रे, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। अब देखिए मैचेस के दौरान बड़ा एक्साइटमेंट होता है टीम्स में, और जनरली वी हैव सेड दिस व्हेनेवर वी आर ए पार्ट ऑफ अ टीम एंड वी आर at a stage where we have won. So the exclamation of joy or excitement, or you know that hooray we have won the match, यहाँ पर एक excitement होता है, और ये इंटरजेक्शन जो है, इंटरजेक्शन ये एक एक्साइटमेंट को शो कर रहा है उस टीम का जिसने कि मैच जीत लिया है। इसमें भी एक्सक्लामेशन का हमें ध्यान रखना है। तुरंत एक्सक्लामेशन जो भी हम इंटरजेक्शन यहाँ ले रहे हैं उसके तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, इंटरजेक्शन लगाना है। इसी प्रकार देखिए एलास, इनके सबके अपने अपने मीनिंग होते हैं। एलास जो होता है वो बहुत दुखी होकर के, आखिरकार जो हम बात कहते हैं, तो सडन ऑफ, इट्स एक्सक्लेमेशन ऑफ सॉरो। सो एलास ही इज रूइंड। नाउ रूइंड मींस बर्बाद हो जाना, यानी कि आखिरकार वह बर्बाद हो गया। नेक्स्ट वन, वाओ व्हाट ए कार। सो इट्स अ exclamatory, in this sentence it's a expression, it expresses a surprise, so it's an exclamation of surprise. What a car. So you are very much surprised with the car, whatever you have seen, whichever you have seen. Next and final one, last but not the least, is the operative sentence. आखिरकार ऑपरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी प्रकार से कोई विश, दुआएं, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, प्रेयर, प्रार्थनाएं, कर्स, किसी प्रकार का श्राप। तो जनरली देखिए आधुनिक दौर है, और वैसे भी दुआ सलाम जो हम करते हैं, जनरली किसी को हम दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्रार्थनाएं देते हैं, तो ऐसे इन वाक्यों को हम इसमें लेते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ यू मे हैव हर्ड दिस वर्ड फ्रॉम योर टीचर्स माउथ, दैट whenever you have your birthday, on that particular day you may have heard this word from your teacher, that may God bless you, or may God grant you success. Suppose you are preparing for some examinations and somebody who is thinking of your well, he may have said that may God grant you success, भगवान आपको सफलता प्रदान करे। May you live long, तुम्हारी आयु दीर्घायु यानी कि लंबी आयु हो। May you live long. The elder persons of the family, they generally give such blessings. Then suppose curse, one example I have taken. देखिए किसी प्रकार की बदुआएं जो होती हैं जनरली एक फनी टाइप से आपको लगेगी। देखिए बदुआ के रूप में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मे यू फॉल फ्रॉम दैट ट्री, भगवान करे कि तुम उस वृक्ष से गिर जाओ। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब इनमें भी क्या सोचने वाली बात है कि इनके भी अंत में हमें एक्सक्लामेटरी मार्क देना होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में जो एक्सक्लामेशन होता है वो तुरंत इस इंटरजेक्शन के तुरंत बाद में हम लेते हैं, और यहाँ पर जो एक्सक्लामेशन है वो वाक्य के अंत में लेते हैं। तो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस एंड लाइक टू अपील यू ऑल, those who have not yet subscribed my channel, kindly like, share and subscribe. और यदि आपको मेरा आज का ये टॉपिक समझ में आया हो तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।